हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 परीक्षा अध्ययन इंग्लिश सेट 2 का सेक्शन सी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसको आपको बेसिकली फिल करना है, भरना है। ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे एग्जाम में आपको कोई 5 करने होंगे, लेकिन यहाँ पे हम सारे ही सातों के सातों फिल इन द ब्लैंक्स को समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है माय फादर इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पिताजी एक, ठीक है, मेरे पिताजी एक ऑनेस्ट मैन यानी कि ईमानदार आदमी है। अब यहाँ पे देखिए या तो ए आएगा या तो एन या फिर द, इन तीनों में से कोई एक चीज आना चाहिए। तो हमने बचपन से पढ़े हुए हैं कि जो वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों के जो वोवेल साउंड्स होते हैं उन वोवेल साउंड्स के सामने क्या आता है, एन आता है। ठीक है, क्या आता है, एन आता है। अब देखिए इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो पहला अक्षर क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ओ की आवाज आ रही है, तो ओ की आवाज है, ओ की साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे एन आएगा। सो आंसर विल बी एन। तो माय फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है शी स्टडीड हार्ड ब्लैंक फेल्ड। तो देखिए यहाँ पे एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा बट के बारे में। ऑप्शन क्या है, एंड, बट और सो। तो यहाँ पे आंसर तो बट होगा, बट लेकिन ये बट क्यों आया उसका रीजन मैं आपको समझाना चाहूंगा। कभी भी बट कब लगाते हैं, जब सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव हो और दूसरा पार्ट निगेटिव हो। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तब बीच में क्या आता है, बट आता है। यही क्वेश्चन नहीं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये सोचना है अगर एक पोर्शन पॉजिटिव है, अच्छी बात हो रही है, और दूसरे पोर्शन में निगेटिव बात हो रही है जो कि अच्छी बात नहीं है, तो बीच में क्या लगाते हैं, बट। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या होता है, शी यानी कि उसने, लड़की है, उसने स्टडीड, स्टडी यानी कि बहुत पढ़ाई की, हार्ड यानी उसके लिए पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत की, उसने बहुत ही कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, बट यानी होता है लेकिन, फेल्ड यानी कि फेल हो गई। ठीक है, उसने मेहनत तो बहुत की, ये पॉजिटिव बात थी, लेकिन फेल हो गई, ये नेगेटिव बात है। तो उसने कड़ी मेहनत तो की लेकिन फेल्ड, वो फेल हो गई, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, बट। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ही वॉन्ट्स ब्लैंक इन द रिवर। तो इसका मतलब है ही यानी कि वह एक लड़का है, वॉन्ट्स यानी कि चाहता है, क्या चाहता है, रिवर में यानी कि नदी में, इन यानी कि में, तो नदी में क्या करना चाहता है, तैरना चाह रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पे स्विम, टू स्विम और स्विम्स। तो इसमें से क्या सही आंसर है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे ही के बाद वॉन्ट्स लिखा हुआ है, वॉन्ट्स है यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है। तो एस या ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कब लगता है, जब वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है। अब अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जब लगा हुआ है और ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो ये स्वयं तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्विम का सेकेंड फॉर्म होता है स्वयं। तो सेकेंड फॉर्म कब लगता है, ये लगता है बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस में। तो क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो बिल्कुल स्वयं तो सूट नहीं करेगा। स्विम्स भी नहीं हो सकता। स्विम्स क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक मेन वर्ब आ चुकी है और उस मेन वर्ब में एस लग गया है, तो वहीं पे दूसरी मेन वर्ब भी एस ई एस या आई ई एस के साथ कभी भी नहीं आती है, इसलिए स्विम्स भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, टू स्विम। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू स्विम। तो ही वॉन्ट्स टू स्विम इन द रिवर, वह चाहता है रिवर में, नदी में स्विम करना, तैरना। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हरीश हैज बीन स्लीपिंग ब्लैंक इवनिंग। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हरीश नाम का एक लड़का है, हैज बीन स्लीपिंग वो सो रहा है, इवनिंग यानी कि शाम, शाम से हरीश जो है वो सो रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, टू, सिंस या फिर फॉर। इसमें से क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहली बात, से के लिए टू तो नहीं होता, टू यानी क्या होता है, को, तो टू तो हट जाएगा, टू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 चीजें, या तो सिंस आएगा या तो फॉर आएगा। अब देखिए सिंस कब लगता है, जब चीजें स्पेसिफिक हो, हमको पता है, एग्जैक्टली पता है कि कब से वो चीज हो रही है, तो सिंस लगाते हैं। और फॉर कब लगाते हैं, जब हमको एग्जैक्टली पता नहीं हो कि कब शुरू हुआ था, कब से वो चीज हो रही है, तो लगाते हैं फॉर। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या हमको पता है, फिक्स है कि इवनिंग से हरीश सो रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हमको पता है कब से वो सो रहा है,
कब वो शुरू किया है सोना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंस। ठीक है, तो हमको अगर पता है कि वो एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुआ है, ओके, अगर एग्जैक्ट पता है तो सिंस। जैसे कि मॉर्निंग, कभी भी मॉर्निंग दिखेगा तो सिंस आएगा उसके पहले, इवनिंग के पहले सिंस, नाइट के पहले सिंस। जैसे एग्जांपल के 1993 से हो रहा है तो सिंस। तो अगर हमको पता है एग्जैक्टली, जैसे मैंने बोल दिया कि सुबह 9 बजे से, तो सुबह 9 बजे से तो सिंस। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा बोलता कि 8 घंटे से सो रहा है या 8 साल से वो कोई काम कर रहा है, तो एग्जैक्टली 8 साल पहले कब, 8 साल पहले क्या था वो पता है क्या, नहीं। 8 घंटे पहले से, अब 8 घंटे पहले क्या था वो क्लियर नहीं ना। तो फॉर कब लगता है, जब लंबे पीरियड की बात हो रही हो या लंबे टाइम की बात हो रही हो, जहां पे हमको स्टार्टिंग कब हुआ था वो काम ये पता नहीं हो, तब लगाते हैं फॉर। तो क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि वो शाम से एग्जैक्टली सो रहा है, तो कभी भी ये भी याद रख लो, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक यही है कि मॉर्निंग आए चाहे इवनिंग आए चाहे नाइट आए, इसके पहले हमेशा क्या लगता है, सिंस। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आई एम अफ्रेड ब्लैंक रेड्स। इसका मतलब क्या है, आई एम यानी कि मैं हूं, ठीक है, आई यानी मैं, एम यानी हूं, अफ्रेड यानी कि डरता, रेड्स यानी कि चूहे। ठीक है, तो मैं डरता हूं चूहों से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑन, ऑफ, ऑफ। तो देखिए अगर मैं ऑन यहाँ पे आंसर में लिखूंगा तो क्या होगा, आई एम अफ्रेड ऑन रेड्स, मैं चूहों पर डरता हूं। ऑन यानी क्या होता है, पर, चूहों पर डरता हूं, नहीं, ये तो सेंटेंस सूट नहीं करा, तो ऑन तो हो जाएगा कैंसल। और ये ऑफ तो लग ही नहीं सकता, राइट, ऑफ यानी बंद, तो यहाँ पे बंद होने की कोई बात हो ही नहीं रही है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आएगा ऑफ। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ रेड्स, मैं चूहों से डरता हूं। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस एक प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन होता है अफ्रेड ऑफ का। ऑफ क्या है, बेसिकली प्रीपोजिशन है। तो अफ्रेड ऑफ ये बहुत ही कॉमन एक बेसिक चीज है जो कि बहुत सारे सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। अफ्रेड ऑफ यानी कि किसी चीज से डरते हैं तो हम बोलते हैं अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अफ्रेड यानी कि डरना, तो इसके साथ प्रीपोजिशन जो अटैच होता है वो हमेशा ऑफ होता है। तो मैं चूहों से डरता हूं, तो आई एम अफ्रेड ऑफ रेड्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रीता हैज ब्लैंक फ्रेंड्स। इसका मतलब है रीता नाम की एक लड़की है, हैज यानी कि उसके पास है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे दोस्त। तो देखिए यहाँ पे अगर जब भी ऐसी कोई चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि आपके फ्रेंड्स कितने हैं तो आप उसको गिन सकते हो, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स को आप गिन सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, मेनी, मच और एनी। तो देखिए एनी तो लग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले या फिर नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। तो यहाँ पे ना ही नेगेटिव बात हो रही है और ना ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एनी तो आ नहीं सकता। मेनी कब लगाते हैं, मेनी लगाते हैं अगर आप गिन सकते हो तो मेनी, मेनी यानी कि बहुत सारे। मच यानी भी होता है बहुत सारे, लेकिन इसको आप गिन नहीं सकते। जैसे कि पानी को नहीं गिन सकते, एक एक दाना नहीं गिन सकते आप, शक्कर नहीं गिन सकते, बाल नहीं गिन सकते आप। तो जिसको गिन नहीं सकते उसके लिए मच आता है। तो यहाँ मच तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्रेंड्स है ना हम उनको गिन सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, तो मेनी, तो आंसर विल बी द मेनी, मेनी यानी बहुत सारे। तो रीता हैज मेनी फ्रेंड्स, रीता के पास बहुत सारे फ्रेंड्स है। क्लियर है। इसका लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं, माई मदर इज अ ब्लैंक टीचर। तो इसका मतलब क्या है, माई यानी कि मेरी, मदर यानी कि मम्मी, ओके, इज अ यानी कि एक है, क्या है, टीचर है। टीचर है तो वो किस टाइप की टीचर हैं उसके बारे में थोड़ा सा एडजेक्टिव को हम देखते हैं कौन सा यहाँ पे सूट करता है। तो देखिए मेरी मदर जो है वो एक कौन सी टीचर है, तो ऑप्शन है रिटायर्ड, रिटायर, रिटायरिंग। देखो रिटायर तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये रिटायर वर्ब क्या है, एक्चुअली जो रिटायर हो चुका है। ठीक है, रिटायर्ड टीचर बोलते हैं। रिटायर टीचर मतलब रिटायर तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो रिटायर यहाँ पे सूट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रिटायर तो होता ही नहीं, रिटायर टीचर नहीं होता, रिटायर्ड होता है। तो रिटायर तो आंसर होगा ही होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं रिटायरिंग। तो मेरी मम्मी रिटायरिंग टीचर है, नहीं। रिटायर हो रही टीचर है, नहीं। समझिए इस चीज को, मेरी मम्मी रिटायर हो रही टीचर है, सूट ही नहीं कर रहा। लेकिन यही बोल सकते कि मेरी मम्मी रिटायर हो चुकी है। ठीक है, रिटायर्ड टीचर है, टीचिंग से रिटायर हो चुकी है। ठीक है, तो रिटायर्ड टीचर है, ऐसे ही बोलते हैं मेरी मदर जो है वो रिटायर्ड टीचर है, यानी कि टीचर थी अब वो रिटायर हो चुकी है। तो कभी भी ये जो एक्टिविटीज होती है वो पास्ट की है, कि रिटायर्ड हो चुकी है वो, इसलिए सही आंसर होगा रिटायर्ड। क्लियर है। तो मेरी मदर जो एक रिटायर्ड टीचर है, बोलते भी ऐसे ही है, जब भी किसी का प्रोफेशन अगर पास्ट में होता है तो उसको पास्ट में बताते हैं, तो रिटायर्ड टीचर है ऐसा ही बोला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है डू एज डायरेक्टेड, यानी कि डू यानी कि करना है, एज यानी कि जैसे कि, डायरेक्टेड यानी कि डायरेक्शन दी गई है इस ब्रैकेट के अंदर, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सब चीज़ें करके बताना है 1 by 1। तो चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला गया है यू सेड टू मी आई गेव यू माई पेन। तो इसका मतलब है यू यानी कि तुमने, सेड टू यानी कि बोले, मी यानी कि मुझसे, तुमने मुझसे बोले कि आई गेव यू माई पेन, आई यानी कि मैंने, गेव यानी कि दिया, यू यानी कि तुमको, माई पेन यानी कि मेरी पेन, तो मैंने तुम्हें मेरी पेन दिया। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि चेंज द नरेशन, इसमें आपको नरेशन चेंज करना है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो चलिए रूल बाय रूल समझते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले यू तो रहेगा एज इट इज, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज करते नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब भी सैड टू होगा ना, तो सैड टू को हटा करके क्या करते हैं हम यहाँ पे टोल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? टोल्ड। ये मैंने पिछले सेट 1 वाले सेक्शन सी में भी बताया था आपको कि सैड टू को हटा के क्या कर देते हैं? टोल्ड कर देते हैं, राइट। उसके बाद मी तो रहेगा एज इट इज, तो यू टोल्ड मी हो गया, यू सेड टू मी का यू टोल्ड मी। अब ये जो कॉमा और ये जो डबल कोट होता है इसको हटा के हम लगाते हैं दैट, ठीक है, ये रूल है, ये लगाते ही करते ही हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके बाद कहानी होती है कि जो आई है, ठीक है, आई कैसे चेंज होता है। तो आई के लिए रूल होता है सन, SON रूल, ठीक है, यानी कि रूल क्या है, देखिए 1 2 3, अगर फर्स्ट पर्सन में है आपका यहाँ पे तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो कि मैं जैसे बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आई है, आई यानी कि मैं, बोलने वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन। तो ये चेंज किसके हिसाब से होगा? ये चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि इसके पहले जो ये पोर्शन दिख रहा है इसमें जो ये सब्जेक्ट है इसके हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई चेंज कैसे होगा? तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यू, ठीक है। हमेशा याद रखना अगर यहाँ पे यू है तो ये आई को चेंज करके यू कर देता है, ठीक है। और इसका अगर मैं एग्जैक्टली रूल बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई है। चलिए मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूं जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो ये है वो चार्ट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस की, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखे, यहाँ पे था आई, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट केस में आई जो है वो यहाँ पे, यानी कि हमको जो भी ऑप्शन मिलेगा वो इसी ही कॉलम से मिलने वाला है, बिकॉज सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है और फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो इसी में से ही हमको कोई एक ऑप्शन यहाँ से चाहिए बेसिकली। इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा? तो देखिए अभी हमारे पास क्या आया था, ये चेंज होता है, आई जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, यानी कि यू। अब देखिए यहाँ पे जो यू है वो ये था, तो इसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पे आप कहाँ पे आ रहे हो, इस लाइन से अगर हमको चूज करना है तो हमको इसी कॉलम से चूज करना है, तो ये यू आएगा। क्लियर है? और अगर मान लेते ये रूल आपको अगर टफ लगता है, टेबल को देखना टफ लगता है, तो उसके लिए आप सिंपल रूल ये याद रखिए कि अगर यहाँ पे आई है, ओके, फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और अगर यहाँ पे यू होगा तो ये आई जो है हटकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा होता, यहाँ पे किसी लड़के का नाम होता, मान लेते यहाँ पे राम होता, तो राम अगर चेंज करते ना तो ये राम क्या है, लड़का है, ठीक है, लड़का है, तो यहाँ पे लड़के के लिए क्या होता, वो ही बन जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और नाम होता, मान लेते सीता नाम होता, तो सीता होता तो यहाँ पे क्या बन जाता, शी बन जाता। तो छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको ये याद रखना होगा। तो आई है और यहाँ पे यू होगा तो ये क्या बन जाएगा, यू ही होता है, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? अब देखिए इसके बाद यहाँ पे है ये मेन वर्ब। मेन वर्ब है गेव। गेव जो है वो सेकेंड फॉर्म है किसका, गिव का, गिव, गेव, गिवन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए वर्ब के तीनों फॉर्म। तो गेव अगर सेकेंड फॉर्म है तो कौन से टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है पास्ट सिंपल। किसमें होता है वो होता है पास्ट सिंपल। अब रूल क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। रूल ये है कि अगर ये पहला पोर्शन जो है अगर ये पास्ट टेंस में यानी कि सेड है अगर यहाँ पे, तो रूल क्या होता है, तो रूल ये होता है पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए टेंस का रूल क्या होता है मैं एक बार फटाफट आपको दिखा देता हूं। तो देखिए टेंस कैसे चेंज होता है नरेशन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पहला पोर्शन में सेड है, सेड टू है यानी कि पास्ट फॉर्म है, तो जो सेकंड पोर्शन होता है डबल कोट के अंदर उसको चेंज करते हैं। वो पहले देखते हैं कि टेंस कौन सा है। तो अगर वो प्रेजेंट सिंपल होता है तो वो पास्ट सिंपल बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है,
प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है, यानी कि सारे प्रेजेंट जो चेंज होकर क्या बन जाते हैं, वो सारे के सारे पास्ट बन जाते हैं। आप यहाँ पे क्लियर कट देख भी सकते हैं, ठीक है, बाकी सेम वही रहता है। अब स्पेशल यहाँ पे ये है कि पास्ट सिंपल होगा तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। यही हमारा क्वेश्चन है कि पास्ट सिंपल है क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर सिंपल का अगर विल होगा तो वुड बन जाता है, विल भी होता है तो वो वुड भी बन जाता है, और विल हैव होता है तो वुड हैव बन जाता है। इतना आपको रूल याद होना चाहिए। फिलहाल फोकस करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस से अभी हमने देखे थे वर्ब का सेकेंड फॉर्म था गेव था, यानी कि ये पास्ट सिंपल का है, इसमें हमको चेंज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब वापस से चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आई यहाँ पे बन गया था यू, ठीक है, अब यहाँ पे हमको चेंज करना है पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में। तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हेड और वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म। तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिव गेव गिवन, गिवन होता है तो ये हो जाएगा गिवन। क्लियर। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यू, ठीक है, अब हमको यू को चेंज करना है। यू क्या है, यू होता है ये सेकेंड पर्सन, मैंने बताया था सन रूल, SON सन, बेटा रूल 1 2 3। ये जो यू है, यू जिसको मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा सुन रहा है, तो वो क्या हो गया सेकेंड पर्सन, और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है पहले वाले इसमें, तो इसके लिए यू के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है मी है। क्लियर है। तो जैसे कि आई बन गया था यहाँ पे यू, ऐसे यू क्या बन जाएगा अब यहाँ पे मी, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है मी। चलिए मैं आपको उस टेबल में दिखाता हूँ कि यू मी कैसे बन गया। तो देखिए क्वेश्चन में यू था, अब इस चार्ट में यू दो जगह पे, तो यू दो जगह तो है, हमको कौन सा सिलेक्ट करना है ये समझना होगा। देखिए अगर उस सेंटेंस की स्टार्टिंग में यू होता ना तो हम ये पकड़ते क्योंकि वो सब्जेक्ट होता, लेकिन अभी वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है ऑब्जेक्ट के जगह पे। देखिए सेंटेंस क्या था, मैं बोल के बताता हूँ आपको, आई गेव यू, यू, ठीक है, तो यू बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट केस, यानी कि अब यहाँ पे इनमें से ही कोई, इसी कॉलम से ही कोई हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या बोले थे अभी हमने आपको ये बोले थे कि जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या था वहाँ पे, ऑब्जेक्ट था सेट टू के बाद मी, तो इसलिए यहाँ पे यू के बदले क्या आ गया, इसी से सिलेक्ट करना है हमको, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये मी आ जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए वहाँ पे मी आ गया है, और नहीं भी तो आप ये चीज़ माइंड में रूल फिक्स कीजिए कि ये जो यू है, जब भी यू आएगा सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बदले आ जाएगा मी। क्लियर है। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि माय, माय कैसे चेंज होगा। अब देखिए जो माय है, वापस रूल लिख दूँ मैं, SON रूल 1 2 and 3। अब देखिए माय जो है ये पोजेशन वाला होता है, पॉजेसिव केस में आता है। तो आखिर माय मेरी बात हो रही है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, राइट, क्योंकि मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसे चेंज होता है, वो होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये सब्जेक्ट क्या है, यू है, ठीक है। तो माय को चेंज करना है, ठीक है, तो माय के बदले अब यहाँ पे यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको फिर से उसी चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि माय कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, माय था, तो आपको माय कहाँ दिख रहा है, देखिए इस चार्ट में पॉजेसिव में आ रहा है। तो अब हमको जो है बेसिकली इसी कॉलम में से ही कुछ तो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने क्या बात किए थे कि ये चेंज होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट क्या था वहाँ पे, सब्जेक्ट था यू, सब्जेक्ट क्या था ये यू, ये वाला है यू था ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, तो हमको इसी कॉलम से कुछ चाहिए ना, तो इसी कॉलम में क्या आ रहा है यहाँ पे, यूअर, क्या आ रहा है यहाँ पे, यूअर आ रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूअर, ठीक है। माय क्या बन जाएगा, यूअर। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली क्या था, अभी तक के इसमें हमने देखे थे ये यू ये मी हमको उसी कॉलम में मिल जा रहा था, ठीक है। अभी तक क्या हुआ था, ये आई हो गया, यू हो गया, तो हमको इसके लिए जो चेंज कर रहे थे ना हम लोग, ये हमको उसी कॉलम में मिल गया था। लेकिन इस माय के लिए हमको उसी कॉलम में नहीं मिला, इसलिए हमको उस कॉलम में वापस लेके जा करके हमको क्या मिला, वो मिला हमको माय के लिए यू वाला पार्ट अगर हमने देखे तो हमको मिला था यूअर। क्लियर है। और पेन रहेगा एज इट इज। तो थोड़ा सा रूल बेसिक पे है कि हमको जो यहाँ पे वर्ड होता है ना, इसी कॉलम उस चार्ट में उसी कॉलम से हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, कहीं और हम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है।
तो 3 चीजें चेंज की हमने, आई हो गया था यू, यू हो गया था मी और माई हो गया था यूअर। तो यही रीजन है कि वो चार्ट हमको याद होना चाहिए, आई माई मी, वी अवर अस, यू यूअर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट। तो ये चार्ट इसीलिए हमको याद होना चाहिए, इसके बिना नरेशन हमसे नहीं बन सकता। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है लता ईट्स अ मैंगो। जो लता है वो ईट्स यानी कि खाती है, एक मैंगो यानी कि एक आम। अब इसको चेंज कैसे करना है, इसको चेंज करना है इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए हमको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है या तो हैव आता है हेल्पिंग वर्ब या फिर हैज होता है, ठीक है। और परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। परफेक्ट का ये टी है, टी फॉर द थ्री, थर्ड फॉर्म, राइट। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो चलिए चेंज करते हैं इसको वन बाय वन। तो लता तो एज इट इज रहेगा, लड़की का नाम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब लता जो है वो चेंज तो करना नहीं है, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी कि हैज आएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए हैव लगता है आई वी यू दे के साथ, और हैज लगता है ही शी इट नेम के साथ। नेम आ गया तो लता एक लड़की का नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है हैज, इसलिए लता के बाद क्या आ गया है हैज। क्लियर है। फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है ईट, ठीक है, ईट यानी खाना। तो ईट, एट, ईटन, ईटन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईटन आ गया। और अ मैंगो रहेगा एज इट इज, तो ये बन जाएगा लता हैज ईटन अ मैंगो। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है आई सरप्राइज्ड वॉज दिस एट न्यूज। और क्वेश्चन में बोला है इसको रीअरेंज करना है कि इन वर्ड्स को आगे पीछे करना है, दीज वर्ड्स को, इन शब्दों को, और मेक अ सेंसिबल सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका कुछ सेंस हो, कुछ अर्थ होना चाहिए। तो सबसे पहले हो जाएगा ये आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। देखिए वही है, आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज, यानी कि आई यानी कि मैं, वॉज यानी कि था, सरप्राइज्ड मैं बहुत सरप्राइज था, एट यानी कि पर, दिस यानी कि इस या यह, न्यूज, न्यूज यानी समाचार। तो इस समाचार पर मैं बहुत सरप्राइज था। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैं इस न्यूज पर सरप्राइज था, ठीक है। इस न्यूज पर यानी कि न्यूज बहुत ही शॉकिंग थी मेरे लिए, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आवर टीम वॉन द मैच। आवर टीम, हमारी जो टीम है वो वॉन यानी कि जीत चुकी है द मैच, मैच जीत चुकी है। इसमें क्या करना है, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। इसको हमको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। पेसिव वॉइस के रूल क्या होते हैं उसके हिसाब से चलिए वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट, पीछे वाला सामने आ जाता है। तो स्टार्ट में क्या होगा, द मैच। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद टेंस पहचानते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ना, अवर टीम वॉन द मैच, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है पता करना है। तो पहले चेक करते हैं इसका मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब वॉन है, तो ये सेकंड फॉर्म है, बिकॉज विन वॉन वॉन होता है, राइट। विन यानी कि जीतना, WIN, विन यानी जीतना, तो विन वॉन वॉन। अब वॉन सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। अब कैसे पता कि वॉन ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म तब होती अगर इसके सामने कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। तो ये थर्ड फॉर्म तो नहीं है, ये हो गया सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ पे आता है, ये होता है पास्ट सिंपल में। कहाँ होता है स्टूडेंट्स, ये होता है पास्ट सिंपल में होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो जब भी वॉइस बना रहे हो तो पास्ट सिंपल अगर सेंटेंस है तो वो हेल्पिंग वर्ब किसकी उठाता है, वो उठाता है पास्ट कंटिन्यूअस की। यानी कि अगर ऐसा भी याद कर सकते हो, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी क्या आती है, पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो वॉज या फिर वर, यही होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी पास्ट सिंपल है तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज होगी या तो वर होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे द मैच, द मैच क्या है, सिंगुलर थिंग है। तो सिंगुलर थिंग के साथ कभी भी क्या आता है, वॉज आता है। प्लूरल के साथ वर आता है, ठीक है। एक मैच की बात हो रही है, सिंगल मैच की, एक ही की बात हो रही है, तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के साथ आता है वॉज, तो ये आ गया वॉज। वॉज क्यों आ गया, क्लियर हो गया। अब पेसिव वॉइस का रूल है कि मेन वर्ब का हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। तो विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, विन वॉन वॉन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वॉन आ गया, क्लियर है। और अब क्या बचा यहाँ पे, अब बचा है ये अवर टीम, ये सब्जेक्ट है। कभी भी सब्जेक्ट को लिखने के पहले
पहले वाले को आखिर में जब लिखते हैं उसके पहले क्या लगाते हैं, हमेशा बाय लगाते हैं। पैसिव वॉइस का रूल ही है कि बाय तो आएगा ही। तो द मैच वॉज वॉन बाय अवर टीम, जो मैच है वो जीती गई थी हमारी टीम के द्वारा। बाय यानी क्या होता है, द्वारा होता है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है मीरा गोज टू स्कूल एवरीडे। जो मीरा है, मीरा नाम की लड़की है, गोज यानी कि जाती है, कहाँ जाती है, स्कूल को, यानी स्कूल जाती है, एवरीडे यानी कि रोज जाती है। करना क्या है इसमें, मेक यानी कि बनाना है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है भैया। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो। तो इंट्रोगेटिव बनाने का सबसे पहला रूल क्या होता है कि सबसे सामने क्या लगता है, सबसे सामने लगता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे किसकी आएगी, कौन सी आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमको ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस का है पता करना पड़ेगा। तो सेंटेंस का टेंस पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं मेन वर्ब, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो गोज है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको ईएस लगा हुआ है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब भी एस ईएस आईईएस लगा होता है तो कौन सा टेंस होता है, वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो आंसर आता है या तो डू होती है या फिर डज होती है। तो दो ही होती है भैया प्रेजेंट सिंपल के अंदर, एक होती है डू और एक होता है डज। अब यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा ये हमको कैसे पता, तो उसके लिए फिर से एक रूल होता है कि आप यहाँ पे मेन वर्ब को देखिए। मेन वर्ब में अगर एस ई एस या आई ई एस है तो ये क्या करता है, जो डज होता है ना ये इसका एस ई एस अपने पास लिख के आ जाता है। यानी कि जब भी अगर मेन वर्ब में, हमेशा याद रखिए, एस ई एस आई ई एस है तो उसके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज आएगी, ठीक है, क्या आएगी, डज। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ गो होता, तो सिर्फ गो होता अगर, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू उठाते। क्लियर है क्या, क्योंकि गो में एस ई एस आई ई एस नहीं है, तो ये कारण है कि यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने डज आएगा। क्लियर है क्या, और डज हो गया, हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने आ गई। इंट्रोगेटिव का रूल है कि सबसे सामने क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो आ गया डज। अब सब्जेक्ट मीरा तो रहेगा एज इट इज, मीरा भी आ गया एज इट इज। रूल है डू के साथ और डज के साथ और डिड के साथ। क्या रूल है, डू डज या फिर डिड के साथ हमेशा क्या लगता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ये आपको पता होना चाहिए कि डू डज डिड, कोई भी सेंटेंस में अगर डू डज डिड आ गया तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो यहाँ पे गोज नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, गो। क्लियर, इतना क्लियर है। तो अब आगे आपको बहुत इजी जाएगा क्योंकि सेम वैसे का वैसे रहेगा, टू स्कूल एवरीडे, टू स्कूल एवरीडे। और क्योंकि हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना रहे हैं, तो क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डज मीरा गो टू स्कूल, क्या मीरा स्कूल जाती है एवरीडे, रोज, ये हो जाएगा उसका मतलब। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है गेटिंग अप अर्ली इज अ गुड हैबिट। तो इसका मतलब है गेटिंग अप यानी कि उठना, अर्ली यानी कि जल्दी, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, गुड हैबिट यानी कि अच्छी आदत। तो सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। इसमें क्या बोल रहा है, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। रीराइट यानी कि फिर से लिखना है इस सेंटेंस को, लेकिन इस सेंटेंस को लिखना कैसे कि सेंटेंस की शुरुआत, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत होना चाहिए इट के साथ। तो यहाँ पे थोड़े से रूल्स हैं, मैं आपको समझाऊंगा, और इस एग्जाम्पल के अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा दो क्वेश्चन और दिखाऊंगा, ठीक है। तो जब भी हमको सेंटेंस की शुरुआत इट से करना है तो इस सेंटेंस के अंदर हम ढूंढते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहां पर है। तो हेल्पिंग वर्ब है इज, मिल गया। तो इसके जस्ट सामने आपको लगाना होता है इट, और इसके बाद का सेंटेंस छापते हैं वैसे का वैसे। तो देखिए इट आ गया, इट आ गया, इट के बाद इज अ गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट, यहां तक कोई रूल में डाउट नहीं। इट लगता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट सामने, तो इट इज अ गुड हैबिट। अब अच्छी हैबिट तो ये क्लियर हो गया, लेकिन किस चीज की अच्छी हैबिट है। तो अब इसके बाद जनरली आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिलता है आईएनजी फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा, लगभग ये फिक्स है। तो आपको यहाँ पे देखना है इस आईएनजी की फॉर्म के बाद यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं, आगे कुछ और दिया हुआ है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट है ना,
तो कभी भी इसके सामने आपको टू लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? टू, और इसका सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना पड़ेगा? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इट लग गया, इज अ गुड हैबिट हो गया। सामने का आ जाएगा, ये देखो गेटिंग अप के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है अर्ली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू गेटिंग अप का हो जाएगा गेट अप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? और अर्ली रहेगा एज इट इज। तो इस टाइप से आपको बनाना है। लेकिन मान लेते हैं ये अर्ली नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? चलिए मैं आपको और 2 एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5th वाला क्वेश्चन है, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। इसमें भी सेंटेंस की शुरुआत करनी थी इट के साथ, लेकिन देखिए यहाँ पे ये तो हमको मिल गया इज हेल्पिंग वर्ब, तो ये होना चाहिए इट इज अ गुड हैबिट। लेकिन ये देखिए स्विमिंग है ना, स्विमिंग तो है, आईएनजी तो है, इसके बाद कोई इसका और कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो प्रॉब्लम है। फिर आप सिंपल तरीके से इसको नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए रूल बहुत ही सिंपल है। क्या रूल है? तो सबसे पहले आप लगा दो इट इज सेड दैट। उस केस में क्या करते हैं हम लोग? इट से शुरुआत करना था, तो इट इज सेड दैट, यानी कि ये बोला गया है कि, ये फिक्स है। फिर इट इज सेड दैट, उसके बाद क्या करना होता है? जो सेंटेंस होता है ना, वो बिल्कुल वैसे का वैसे आपको छाप देना होता है। किस केस में ऐसा करते हैं? अगर स्विमिंग के बाद कोई उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, तो हो जाएगा इट इज सेड दैट। लेकिन एक और है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए इट के साथ शुरुआत करना है। यहाँ पे अगर हम ढूंढे कि कहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो वो है इज। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज इजी। क्या हो जाएगा? ये इट इज इजी। अब इसके बाद में ऑलरेडी टू लगा हुआ है, तो ये पूरा सेम का सेम छाप दो, टू फाइंड एरर इन अदर्स, टू फाइंड एरर्स इन अदर्स। तो उम्मीद करता हूं इन 3 क्वेश्चन के जरिए इट का कैसे यूज करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर, द बुक इज माइन। द बुक, ये जो किताब है, जो कि लाइंग यानी कि पड़ी हुई है, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर पड़ी हुई है, तो ये जो बुक है इज माइन, माइन यानी कि मेरी है, माइन यानी मेरी है। तो ये किताब जो है वो मेरी है। करना क्या है यहाँ पे? हमको इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, क्या यूज करके? विच। तो ये विच जो है वो इस सेंटेंस में आना चाहिए। तो ये विच लगता कहाँ पे? तो दोनों सेंटेंस में देखिए कुछ कॉमन चीज है क्या? हाँ कॉमन चीज है, द बुक, द बुक। आप लोग बोलेंगे सर इज भी है दोनों में। नहीं, तो मेरे को हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट पूछ रहा था मैं कि सब्जेक्ट दोनों में सेम क्या है। तो दोनों में सब्जेक्ट मेरे को दिख रहा है द बुक, द बुक। तो जो कॉमन या सेम सब्जेक्ट होता है दोनों में, उसको पहले लिखते हैं, और इसके ठीक बाद क्या आता है? विच, जो कि हमको यहाँ पे लगाना है, विच यानी कि जो कि। तो ये जो बुक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब सिंपल पहला सेंटेंस पूरा लिख दो, इज लाइंग ऑन द फ्लोर, इज लाइंग ऑन द फ्लोर। फिर कॉमा लगा सकते हो, लगाइए तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट है फिर से रिपीट नहीं करते, कभी भी रिपीट नहीं करते। उसके बाद का बस लिख दो इज माइन। क्या आ जाएगा? ये इज माइन। क्लियर है? ऐसे ही विच को यूज किया जाता है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? द बुक, किताब, विच जो कि पड़ी हुई है फ्लोर पर, फर्श पर पड़ी है, वो मेरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।